बैक करो। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट पीरियड में हमने जो बेल्ज पावर शेयरिंग इन बेल्जियम के बारे में हमने पूरी तरह से सुना था और उसको देखा था कि किस तरीके से पावर शेयरिंग बेल्जियम में हुआ था। अब आज हम एक पार्ट को शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है श्रीलंका। श्रीलंका कौन है? श्रीलंका के बारे में जानकारी दें। श्रीलंका हमारे भारत का एक नेबर कंट्री है जो साउथ इंडिया में, खासकर साउथ इंडिया को लग के हैं और साउथ दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो इन सभी के बारे में, तो श्रीलंका इज़ ए नेबर कंट्री ऑफ इंडिया। और उसके बारे में क्या होता है कि श्रीलंका के बारे में हमें क्या क्या जानकारी लेनी है, इसके बारे में पूरी हम कोशिश करेंगे। आज के पार्ट में हम श्रीलंका के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे कि किस तरीके से श्रीलंका में पावर शेयरिंग हुआ था। अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि श्रीलंका इज ऑफिशियली एक डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक श्रीलंका है, एक अपने देश में डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसे वो 1948 में भारत देश के 1947 जब आज़ाद हुआ था, तब भारत में 1948 में श्रीलंका भी आज़ाद हुआ, क्योंकि वो भी श्रीलंका एक देश है जो अंग्रेज़ों के गुलामों के अंग्रेज़ों के सत्ता के नीचे था। और उन्होंने इन श्रीलंका ने अपनी लेवल पर एक थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है। बुद्धिस्ट कंट्री है, सिंहाली पीपल बहुत ज़्यादा इस देश में। हमें जानकारी लेना कि ये एक श्रीलंका एक आइलैंड है, नॉर्दर्न इंडिया ओशन में उसका लोकेशन है। और 1972 में उसको सीलोन भी कहते हैं। जैसे आपने पता है कि रामायण में श्रीलंका का रावण के नाम से बहुत ज़्यादा उल्लेख आता है, तो ये चीज़ें आती हैं। श्रीलंका हैज़ अ मेंटेन बॉर्डर इंडिया टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया मीडिएट इन द साउथ वेस्ट। ये हमारे वहाँ पे हैं। हम अभी इसको देखते हैं कि श्रीलंका में किस तरीके से पावर शेयरिंग हुआ था। सबसे पहले देखते हैं 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। देखिए 1948 जो देश में आज़ाद हुए थे, उसके बाद गवर्नमेंट टू मैनी एस्टेब्लिशमेंट मेजोरिज्म 1956। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास किया। अब देखो ये श्रीलंका में एथनिक पावर किस लेवल पे जाके, मतलब व्हाट इज द लेवल ऑफ द श्रीलंका स्टार्टिंग टू फाइट अगेंस्ट टू कम्युनिटी ग्रुप। और वो कम्युनिटी ग्रुप का मेन रीजन क्या है? 1956 वाला एक्ट। आपको पता है श्रीलंका में 1956 में जो एक्ट बना था, वो एक्ट पास हुआ और उसमें क्या हुआ कि श्रीलंका में जो सिंहाली लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, मतलब जो सिंहाली लैंग्वेज थे बोलने वाले, सिंहाली लैंग्वेज, वो सिंहाली लैंग्वेज को पूरी तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अनाउंस कर दिया गया। और यही श्रीलंका के झगड़े का मेन रीज़न था कि क्या हुआ था। अब उसमें ये लॉज में क्या क्या बताया गया है? यूनिवर्सिटी पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट श्रीलंका इज इनिशिएट तमिल लैंग्वेज। और दूसरी क्या है, श्रीलंका में जो तमिल लोग थे, श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल लोग थे, उनका तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि फिर उन्हें तो ये हो गया कि अब तो जिसको सिंहाली आती है उसको ही जॉब मिलेगा, जिसको श्रीलंका के those people know the best knowledge of Sinhali to get the job opportunity, to get the other facility of the government prescribed by Sri Lankan government। तो ये तमाम चीज़ें श्रीलंका के बारे में हो रही थी कि श्रीलंका में जो सिविल वॉर का जो रीज़न था, वो रीज़न क्या था? ये है 1956 एक्ट वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिए। 1956 उसमें मेजोरिटिज्म की कॉन्सेप्ट आई है। आप जानते हैं मेजोरिटिज्म, ऑलरेडी मैं लास्ट पीरियड में बता चुका हूँ। मेजोरिटिज्म का मतलब होता है कि फाइट अगेंस्ट टू बेसिक कम्युनिटीज।
लैंग्वेज कम्युनिटी और रिलीजियस कम्युनिटी या कोई और कम्युनिटी होती है। तो इस तरीके से श्रीलंका में जो खास रीज़न, झगड़े का रीज़न याद रखना, दो कंडीशन से याद रखना, या एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्रीलंका का इंडिपेंडेंट ईयर 1948, श्रीलंका में जो सिंहाली मेन लैंग्वेज का जो एक्ट पास हुआ है वो है ईयर 1956, और इस श्रीलंका में जो बात बनी थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज की बनी थी। और ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस करने के बाद जो तमिल बोलने वाले लोग थे, इंग्लिश बोलने वाले जो क्रिश्चियन पीपल थे, इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी वहाँ पे। अब देखते हैं कि श्रीलंका में स्टोरी। द श्रीलंकन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सिंहाली एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑलरेडी बता चुका हूँ जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। दूसरा, स्टेट फॉरेस्ट बुद्धिज्म इज नो सच रिगार्ड ऑफ अदर रिलीजियंस सच एज द मेजर ऑफ तमिल इज ए। अब क्या हुआ, देखो उन दोनों में झगड़ा हुआ, क्योंकि अब तो क्या हुआ था कि तमिल लोग बोलने वाले को तो जॉब मिलना ही नहीं है, उसको कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलने वाली नहीं है। इस गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं मिली तो फिर क्या करना है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क श्रीलंका के यहाँ पे लगा हुआ था। और दो ग्रुप में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट चल रही थी, काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम चल रहा था इन सभी चीज़ों में। तो अभी ये तमिल लोग थे, और दूसरा क्या था कि इन ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑलरेडी बता चुका कि 1956 में यह एक्ट बना था जिसमें सिंहाली लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया था। और स्टेट तो बुद्धिज़्म था, इसका पूरी तरह से बुद्धिज़्म था, और नो सच रिगार्ड ऑफ अदर रिलीजन, और दूसरे रिलीजन्स को कोई वैल्यू नहीं था। तो जितने भी रिलीजियंस वाले लोग थे वो मात्र पूरी तरह से प्रॉब्लम में आए। और फिर उन्हें क्या हुआ कि दिस द मेजर ऑफ अलाइनमेंट, और फिर उन्होंने तमिल को लगा कि अरे यार ये तो हमारे कोई काम के तो है नहीं कि तमिल लोगों को लगा कि सिंहाली लैंग्वेज बोलने वालों को ही नौकरियां मिलेगी और हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, हम लोगों को गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। तो तमिल लोगों को बहुत गुस्सा है, और तमिल लोगों को अलाइनमेंट मतलब वो खुद को अलाइंटेड समझने लगे थे। सो दिस इज द डिमांड फॉर, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी डिमांड कर डाली। और वो डिमांड की क्या थी, एक अपनी कंट्री, एक अपनी खुद की कंट्री। नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में, जो श्रीलंका का जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है, उसमें उन्होंने खुद की अलग कंट्री डिमांड की। उसका नाम था ईलम। ईलम नाम याद रखना। ईस्टर्न पार्ट श्रीलंका में जो तमिल लोग रहने वाले थे, इसका रेशो कितना था, 18%, 18%। उसमें 13% इंडियन तमिल थे और 5% जो लोग थे वो श्रीलंकन तमिल थे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि भाई ये जो कम्युनिटी जो तमिल लोग हैं वो तो तमिलनाडु में रहते हैं, फिर श्रीलंका में कैसे गए, तो रीज़न बता। क्योंकि श्रीलंका, जब अंग्रेज़ों ने चाय के बागान श्रीलंका में लगाने के लिए शुरुआत की, तो उस चाय के बागान में काम करने के लिए जो वर्कर लगते थे वो वर्कर तमिलनाडु से लेके गए थे, और वो तमिलनाडु लेके गए और काम करते करते वहीं सेटल हो गए। तो इन सेटल हुए वर्कर्स को वहाँ की गवर्नमेंट ने तमिल नाम दिया गया, जिसमें 5% जो अंग्रेज श्रीलंका के रहने वाले 5% जो लोग थे वो तमिल लोग कहने लगे, और 13% जो लोग थे वो इंडियन तमिल कहने लगे। तो दो तरीके से 18%, और बाकी जो लोग थे वो सिंहाली पर्सन थे, उसमें बुद्धिज़्म था और इनका हिंदुज़्म था। तो ये सब चीज़ें उनमें आती, और इस दो ग्रुप में भी गया था। पर अब जब दो ग्रुप में फाइट चल रही थी तो इस तरीके से दो हुआ था, और इसमें एथनिक ग्रुप बने थे। ऑलरेडी मैं एथनिक का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ जो सोशल कॉन्सेप्ट में आता है, दो ग्रुप में आता है। और सिविल वॉर, देखो और इन दोनों में जो सिविल वॉर चला, वो सिविल वॉर सीरियसली अंडरमाइन मेजोरिटी अनविलिंग पावर ऑफ माइनॉरिटी। अब इसमें हुआ क्या है कि माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी, मेजोरिटी सिंहाली लोग थे और माइनॉरिटी तमिल लोग थे, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त अपनी अधिकार के लिए स्ट्रगल हुआ।
two community group fight in each other to get the own natural right, own human right. Okay, so different people, how the different are, उन्होंने जो जब वो लॉज बना था तो उस लॉज में पूरी तरह से पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो बताया गया, देखो इज अपॉर्चुनिटी, पार्टिसिपेशन टू एक्वायर दिस पीस ऑफ स्टेबिलिटी, इन सभी देश के बारे में, श्रीलंका के बारे में कहा गया। तीन चीज़ें याद रखना। 1956 श्रीलंका में रिकॉग्नाइज लैंग्वेज की गई। उसके बाद इन लिखों के करने के बाद तमिल लोगों को अपनी जॉब जाने का डर लगने लगा था। वो जॉब जाने का डर लगने लगा था तो उन्होंने क्या कर दिया कि अपनी, अब कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो उन्होंने स्ट्रगल करके वहाँ पे अपनी खुद की एक कंट्री वहाँ के श्रीलंका में अलग करने की कोशिश की गई थी और उसका नाम दिया लगी, ईलम नाम दिया गया था। पर बाद में भारत ने वहाँ, राजीव गांधी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय की बात है कि उन्होंने वहाँ पे शांति सेना भेज के इन दो ग्रुप के बीच में सिंहाली लोगों का सपोर्ट करके उनकी मूवमेंट को क्रैश किया था। वो बात अलग है, उसमें राजीव गांधी मारे गए थे, ये बाद में उसी लोगों ने हत्या की थी, ये अलग बात है। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ अब देखते हैं कि एथनिक कम्युनिटी इन श्रीलंका। मैंने आपको पहले बताया सिंहाली लोग जो बोलने वाले थे वो 74% है ना। बोध सिंहाली और तमिल जानने वाले 7% थे। मुस्लिम लोग 1% थे। बोध सिंहाली तमिल 7%। वो क्रिश्चियन भी लोग आते थे। सिंहाली 74%। और जो आपको ये जो कलर लग रहा है, ये जो आपको जो कलर दिख रहा है, ये पूरी तरह से कलर देखिए, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ये साउथ वाला है ना, यहाँ इस एरिया में श्रीलंकन, तमिल और ये दो रहते थे। और जो हिंदू मुस्लिम सब मिला के ये जो कलर वाला एरिया है, इस कलर वाले एरिया में वो रहते थे। और ये जो बीच वाला जो आपको लग रहा है, ये वाला जो बीच वाला एरिया लग रहा है, वो इंडियन तमिल रहते थे, जिसमें आपको पता है कि 13% पूरी पॉपुलेशन में 13% लोग श्रीलंका में रहते थे। और टोटल मिला के तमिल कितने थे? 18%। याद रखना, टोटल कितने थे? 18%। याद रखना ये नंबर, 18% तमिल लोग थे, उसमें 13% इंडियन तमिल, 5% श्रीलंकन तमिल थे, और बाकी 74% तो आपको पता है कि बुद्धिस्ट लोग और वो सिंहाली लैंग्वेज जानते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तमाम चीज़ें वो क्लियरली है। श्रीलंकन ऑक्यूपाई एनी हिंदूज मुस्लिम वगैरह बताया। जो ऑक्यूपाइड एरिया है, जो ये कलर वाला एरिया है, ये कलर वाला एरिया, ये सब कलर वाला एरिया श्रीलंकन तमिल ने किया था। इन्हीं के बलबूते पर ज़्यादा लोग यहाँ रहते थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, ये साइड वाला पूरा पार्ट उन्होंने ईलम नाम के देश से जाना गया था। ईलम नाम उसको देने की बात कही थी। अब सिविल वॉर कहाँ से शुरू होता है? जैसे आपको मैंने दो ग्रुप के बारे में बता चुका हूँ कि 1980 as several political organization to form an amending of independent तमिल ईलम, याद रखना इस बात को, तमिल ईलम, and northern and eastern part of Sri Lanka, the district between the two turn is the independent south of turn as civil, thousands of people your country, सिविल वॉर ongoing। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बता सकते हैं कि सिविल वॉर किस लेवल पे, किस हद पे चला गया था। और आज भी सिविल वॉर भी ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी तमिल लोगों को लगता है कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उसको अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, तो उस अधिकार के बारे में वो फाइट करते हुए आपको दिखते हैं। तो ओवरऑल आज के लिए श्रीलंका में पावर शेयरिंग किस तरीके से की गई है, इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। सिविल वॉर चला था दो कम्युनिटीज़ के ग्रुप में चला था। एक सिंहाली ग्रुप और एक था कौन सा, सिंहाली, और दूसरा इंडियन तमिल या
पूरी 18% जो बोलने वाले तमिल लोग, इन दोनों के बीच में चला था। इस तरीके से श्रीलंका में अभी भी कोई भी इन दोनों ग्रुप के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार उनको नहीं दिए गए, जस्ट एक फॉर्मल अधिकार उनको दिए गए और उनकी वॉर को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। पर अभी भी हल्का फुल्की जो छुटपुट होती है वो सिविल वॉर के रूप में चलती है।